प्यारे छात्रों, 5वें यूनिट के अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा सामान्यतः अपने देश में देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है निम्न प्राथमिक शिक्षा 6 से 11 वर्ष यानी 1 से 5वीं क्लास के लिए, और दूसरा उच्च प्राथमिक शिक्षा जो 11 से 14 वर्ष के लिए है। ये 6 से 8वीं कक्षा, 6ठी 7वीं और 8वीं के लिए है। इनके जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं कोठारी कमीशन के हिसाब से इस तरह से हैं। आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को भावी जीवन की परिस्थितियों का सामना कराने में सामर्थ्य बनाने के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण देकर उसका इस प्रकार से विकास करना कि वो वास्तव में एक उपयोगी नागरिक बन सके। इसी तरह से NCERT के द्वारा से 1975 में द कैरिकुलम ऑफ द 10 ईयर स्कूल में निम्न उद्देश्यों को व्याख्या की गई है। पहला कहा गया है वार्तालाप के लिए प्रथम भाषा जो है मातृभाषा को के रूप में ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि व्यवसायिक समस्याओं के समाधान के लिए जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाना यानी गणित की सामान्य चीजें सिखाने की बात कही गई। तीसरा उन्होंने वैज्ञानिक खोज विधि को सिखाना और विज्ञान तकनीकी के महत्व को जानकारी देने से समझाने से संबंधित बात कही। चौथा उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों एवं प्रजातांत्रिक विधियों एवं संस्थाओं के प्रति आदर भाव से सिखाना चाहिए। अगला है मिलीजुली संस्कृति से परिचय कराना और जातिवाद एवं संप्रदाय का विरोध करना। छठा है अच्छी आदतों एवं सौंदर्य की अभिरुचि जागृत करना। सातवां है सहयोग की भावना विकसित करना। आठवां है चरित्रवान के गुण विकसित करना। नौवां है स्वाध्याय की आदत डालना, सेल्फ स्टडी की। इस प्रकार से जो उद्देश्य रखे गए उनके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए प्राथमिक स्कूलों के लिए, कोठारी आयोग 1966 एवं NCERT के द्वारा 1985 में जो दी गई थी वो इस प्रकार थी। निम्न प्राथमिक स्तर के लिए भाषा लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज में जो उनकी मातृभाषा के रूप में और एक राष्ट्रभाषा जो हिंदी, दो वातावरण अध्ययन के लिए यानी एनवायरमेंट एजुकेशन पर, मैथ्स के लिए, कार्यानुभव, कला एवं स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय से सम्मिलित किए गए थे। उसी तरह से उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भी 3 भाषाएं यानी पहला तो मातृभाषा उनकी जो रीजनल होगी, दूसरा राष्ट्रभाषा जो हिंदी है, और तीसरा है यहाँ इंग्लिश भी शुरू की जाएगी। यानी 3 भाषा लैंग्वेज की, और विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, कार्य अनुभव एवं नैतिक शिक्षा, कला, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा के विषय भी सम्मिलित किए गए। पाठ्यक्रमों में इनका स्थान दिया गया। इनके बावजूद प्राथमिक शिक्षा की जो समस्याएं थी उस समय से अब तक जो समस्याएं बनी हुई आ रही हैं वो इस प्रकार से हैं। जनता की आर्थिक कठिनाइयां, जनता की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो आर्थिक स्रोत हैं वो सीमित हैं, और उन सीमित साधनों में करना हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो अपने देश में हम सामान्यतः देखते हैं कि आर्थिक असमानताएं बहुत डिफरेंट हैं। तो जो जनता के लोगों माने जो गरीब घर के लोग हैं या सामान्य से जो नीचे तबके के लोग जो लोग हैं उनके लिए जो आर्थिक सामान्य प्राथमिक एजुकेशन के लिए चाहिए वो मुहैया कराने में समर्थ नहीं है। तो ये एक जनता की जो आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उनकी वजह से भी प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं बनी हुई हैं। समय से उनको किताब कॉपी या जो बुक्स चाहिए या जो पाठ्य सामग्री चाहिए या शिक्षा के संबंधी जो भी उनको साधन चाहिए वो नहीं मिल पाता है प्रॉपर। तो ये प्राथमिक शिक्षा की समस्या बनी हुई है। अगला है सरकार की आर्थिक असमर्थता। सरकार की तरफ से जितना पैसा लगाया जा रहा है प्राथमिक शिक्षा में उस हिसाब से जितनी जनसंख्या है कम है। इसे सरकार को कई कमीशनों में भी कहा गया। 1986 में तो कही गई कि पूरे आय का 6%, लेकिन बाद में 92 जो रिवाइज कमीशन आई उसमें तो
पॉलिसी में, रिवाइज पॉलिसी में एकदम बिल्कुल कहा गया कि ये तो कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो सरकार की तरफ से जो आर्थिक दृष्टिकोण है उसमें असमर्थता जो है उसको और ब्रॉडर करना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो प्राथमिक शिक्षा की जो समस्याएं बन रही हैं वो कम से कम हो। अगला है शिक्षकों का अभाव। प्राथमिक स्कूलों में प्राय हम देखते हैं जो शिक्षा की जड़ है, इस जड़ में जो शिक्षकों का, प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि वो नवनिर्माण ठीक ढंग से करें बच्चे का, तो यहाँ शिक्षक इतने प्रॉपर वे में नहीं है उपलब्ध, और ये उपलब्ध नहीं होना ही जो है एक प्राथमिक स्कूल की शिक्षा बनी हुई है। हम देख रहे हैं प्राय हर जगह प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक 2 या 4 शिक्षक ही पूरे स्कूल को रन कर रहे हैं। कहाँ स्कूल में 300 बच्चे, 400 बच्चे, और उन 400 बच्चों के लिए मात्र 4 टीचर। ये शिक्षकों की स्थिति है अभी वर्तमान स्थिति में भी। तो इस चीजों से प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं बढ़ रही हैं। अगला है भौगोलिक कठिनाइयां। भौगोलिक कठिनाइयों में ये देख रहे हैं कि पूरा अपने देश को ही ले लें, हर क्षेत्र का अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं, और इन भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से हमारी जो प्राथमिक एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो अलग अलग नहीं है, एक है, और हम इस पॉलिसी को जो अप्लाई कर रहे हैं वो ढंग से नहीं हो पा रही है। कहीं पर तो जहाँ शहरी क्षेत्र है वहाँ तो स्कूलों की स्थिति ठीक है, जहाँ पर मान लीजिए पहाड़ी एरिया है, दुर्गम मरुस्थल स्थल वाले एरिया, वहाँ पर इस तरह की दिखते हैं, जो स्कूलें हैं बहुत दूर हैं और डिफिकल्टीज हैं जाने में, पहुँचने में। तो ये जो सारी भौगोलिक दृष्टि से जो कठिनाइयां उत्पन्न हैं, इन कठिनाइयों को देखते हुए वहां विशेष प्रावधान की बात सोची जानी चाहिए। अगला है जनता के सहयोग की कमी। इस एज में प्राय ये देखते हैं कि जनता में कुछ कमियां हैं, उनकी जागरूकता की कमियां हैं, वो ये इतना विशेष रूप से ध्यान नहीं देते कि प्राथमिक स्कूल का बच्चा ठीक है पढ़ लेगा, अभी तो बच्चा है, इसे आगे ध्यान दे लेंगे विशेष रूप से। तो ये चीजें जो हैं कहीं न कहीं उनको बच्चे के एजुकेशन में, प्राथमिक एजुकेशन के लिए कहीं न कहीं एक समस्या बनी हुई है। बच्चे के अच्छी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में नवनिर्माण में कमियां महसूस की जा रही है। अगला है प्राथमिक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करना। हम प्राय देख रहे हैं कि जब से राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी संविधान जब से लागू हुआ और उसमें प्रावधान किए गए कि राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक राज्य को वो अपने क्षेत्रों में 10 वर्ष तक जो शिक्षा के मूल अधिकार के हिसाब से उनको शिक्षा देने की बात कही गई थी, 10 वर्षों तक चला करके 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए वो जो सरकारीकरण की जो बात कही गई कि स्कूल जो निर्मित किए गए उनमें कहीं ना कहीं कठिनाइयां हैं, आर्थिक रूप से आ रही हैं, तो वो जो साधन बन रहे हैं वो भी एक तरह से पूरे अच्छे नहीं हुए जितना होना चाहिए। तो ये भी एक अवशेष अंश मांस तक का बात की रही, जो कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक समस्या बनी हुई है। हालांकि इस क्षेत्र में बाद में पॉलिसी में दी गई कि गैर सरकारी स्कूलों में जो आम पब्लिक स्कूल हैं उसमें इतनी फीस है कि आर्थिक दृष्टि से भी तंगी हो रही है। तो ये भी एक तरह से है, प्राथमिक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण तो हुआ, लेकिन जिस रूप से होना चाहिए या जितने साधनों की कमी हो रही है, जितने टीचर्स की कमी हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ वेरी कर रही हैं। यानी प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं को कम करने के बजाय उसमें मतलब एक तरह से समस्या बनी हुई रही है। अगला है विद्यालय का भवन, उपकरण आदि की कमी। जो स्कूल का भवन है उसकी भी कमी हम प्राय देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल अभी भी किसी सोसाइटी या किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए, अधिकांश जगह में डोनेट किए गए भवनों में चल रही हैं। आप राजस्थान में ही देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जो कि प्राथमिक और सेकेंडरी ये सारी चीजें उनके पास अपना गवर्नमेंट का अपना भवन नहीं है, वो किसी के संस्था द्वारा ही एक डोनेट की हुई हैं। और इस तरह की बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। सरकार की तरफ से भी है प्रावधान। तो ये कहने का है कि विद्यालय का जो अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए था, भवन जो शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए था, उसको सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित किया जाना चाहिए था।
यानी शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से निर्मित किया जाना चाहिए था, वैसी चीजें होनी चाहिए थी। उसके लिए वहां जो साधन टूल्स चाहिए, उपकरण वो होने चाहिए थी। वो जो कमी है वो प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को बढ़ा रही हैं। अब इन प्राथमिक एजुकेशन में जो समस्या की जो बनी हुई है, इसके लिए जो समाधान है वो इस प्रकार से है। विद्यालयों के विस्तार का उपयुक्त वितरण, यानी जो हम विद्यालय खोल रहे हैं, उन विद्यालयों का जो वितरण हम जगह जगह खोल रहे हैं वो उचित रूप में हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक स्कूल की दूरी दूसरे स्कूल की दूरी में काफी गैप हो, दूरी जो है ज्यादा हो, बच्चे को आने में असमर्थता हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी होगी कि कहाँ स्कूल खोले जाएं। प्रत्येक जिला स्तर पर भी इसका एक ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये क्षेत्र के जो स्कूल हैं वो कैसे कहाँ कहाँ हैं वहाँ निर्देशित करें। तो इस तरह का भी प्रावधान होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, प्राथमिक लेवल पर जो शिक्षा की व्यवस्था है वो उच्चतम स्तर पर रहे। इसके लिए जिला स्तर पर एक प्राथमिक शिक्षा के देखभाल के लिए एक संस्था को गठित किया जाना चाहिए, जो कि उस शिक्षा का निर्देशन करे। विभिन्न तरह से जो स्कूल चल रहे हैं उन सारी स्कूलों को देखरेख करें ताकि उपयुक्त शिक्षा दी जा रही है या नहीं। आगे है नामांकन को बढ़ावा तथा नियमित करना, यानी जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उन बच्चों के एडमिशन के लिए उनके जो समय है, चाहे वो बच्चा 5 साल से 1 साल कम हो या 1 साल ज्यादा हो, उन सभी को एक साथ उनको नामांकन के लिए बढ़ावा देने की बात की जानी चाहिए। साथ में उनको कैसे नियमित रखें, यानी एक बार उसे स्कूल में दाखिला मिले तो वो बीच में ना छोड़े। तो इस तरह की चीजें ज्यादा से ज्यादा कैसे लोग नामांकन के लिए आए, जागरूकता कैसे करें ताकि वो स्कूल में आ सकें। तो इस विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि नामांकन बढ़े। और नियमित करने की बात, कैसे उसको हमेशा रूटीन में स्कूल आने का कैसा उनका बना रहे, उनको वो ड्रॉप आउट नहीं हो, छोड़े नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उनके लिए हो सके तो नियम से कानून से प्रावधान में ये कराया जाना चाहिए। उनके लिए विशेष सुविधा की बात की जानी चाहिए ताकि उनका समस्याएं कम हो और वो स्कूल आ सकें। बच्चों को, अगला है बच्चों को स्कूल में शिक्षा की अवधि तक रखना, यानी बच्चे जो हैं स्कूल में पूरी जो शिक्षा है प्राप्त करके जाएं। ऐसा नहीं है कि 6 महीना या 1 साल आकर छोड़ दें। कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे को जब नाम लिखा गया तो वो लिखे जाने के बाद उन बच्चों की जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो वो गवर्नमेंट को इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए कि उन बच्चों की शिक्षा के लिए जो शिक्षा अवधि है, जैसे प्राथमिक क्लास में एडमिशन हुआ तो पूरा प्राथमिक क्लास वो पढ़ सके, ऐसा कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए कि वो अवधि जो है शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का पूरा कर सकें। उच्च कन्या, अगला है उच्च कन्या प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम देख रहे हैं कि बच्चों में खास करके जो जेंट्स हैं उनकी तो हो जा रही है, लड़कों की पढ़ाई तो फिर भी ठीक है, कुछ लड़कियों की जो है मूलतः शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। उच्च प्राथमिक जो विद्यालय है इसकी स्थापना पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए ताकि जो निम्न प्राथमिक स्कूल के जो बच्चियां हैं वो पढ़ करके, ऐसा होता है कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में जाने में संकोच हो जाता है या कई तरह की भावनाएं होती हैं को एजुकेशन में, तो उनके लिए एक अलग से उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है आर्थिक सहायता का समीकरण। ऐसा कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में कि आर्थिक सहायता उपलब्ध हो। इसके लिए गवर्नमेंट को विभिन्न तरह के नियमों के तहत अपने पॉलिसी में अपने आयोगों के द्वारा दिए गए सुझावों को देखते हुए और विभिन्न तरह के शिक्षाविद या समाज में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उनको देखते हुए हम एक आर्थिक सहायता का समीकरण, कैसे हम आर्थिक साधन जुटा सकें इस प्राथमिक एजुकेशन के लिए, इस पर विशेष तौर से ध्यान देने की बात है, ताकि इसके जो कमियां आ रही हैं आर्थिक दृष्टि से वो कम ना हो सके। अगला है 7वां, पौष्टिक आहार का संबंध। प्राय हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्कूलों में
प्राथमिक स्कूलों में ये एक पौष्टिक आहार का संबंध के सिलसिले में पौष्टिक आहार बच्चे के संतुलित आहार देने की बात चल रही है। क्या ये जो संतुलित आहार का जो संबंध है वो पूरा पालन हो रहा है? इसमें कई बातें आती हैं। ये जो पौष्टिक आहार के लिए हम दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन किसके माध्यम से दे रहे हैं? वो टीचर ही दे रहे हैं। वो जो टीचर अगर एक स्कूल में टीचिंग के लिए सुव्यवस्थित ढंग से टीचिंग के लिए वो टीचर को नियुक्ति की गई है, वो यदि खाने की जो व्यवस्था हो रहा है उसके लिए अलग से कोई प्रावधान किया जाना चाहिए, अलग से उनके लिए व्यक्ति निर्धारित हो, अलग से उसके लिए प्रशिक्षित कोई कुक की व्यवस्था हो, या किसी भी तरह से जो पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं उसके पूरे देखरेख का, उसके पूरे संचालन का व्यवस्था होना चाहिए। यदि ये ही टीचर अगर पौष्टिक आहार के संचालन करेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा में कमियां आ ही जाएंगी, क्योंकि किसी भी चीज के काम के लिए विशेष तौर से उद्देश्य जो निर्धारित किए गए हैं उनके, वो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। तो इस काम के लिए भी विशेष तौर से एक अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि ये टीचर पर अलग से भार ना पड़े और वो सिर्फ अपना मूल उद्देश्य जो है शिक्षा से संबंधित वो रखें। अगला है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन का भी ध्यान रखना चाहिए, जो एकदम बिल्कुल सुव्यवस्थित हो, साज सज्जा या जो सामान चाहिए हमें उपकरण, फिर शिक्षण सामग्री जो हमें टीचिंग के लिए जो भी हमें सहायक सामग्री चाहिए, उन सहायक सामग्रियों की आपूर्ति होते रहे टाइम टू टाइम। तो इस समस्याओं का शिक्षा की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कमियां आएंगी। अगला है राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रचार। हम प्रायः देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से पहले जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसको हम नगण्य देखते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कहीं अहम भूमिका है। इस प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा के लिए वो बेस तैयार होता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में केवल इतना ज्ञान दिया जाता है कि प्राथमिक शिक्षा के बच्चे के लिए वो तैयार हो सके। तो ये एक तरह से अगर पूरे राज्य में यदि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, बच्चे इससे एक स्टैंड बने, एक अस्थायी रूपरेखा बने, तो उससे क्या है कि प्राथमिक एजुकेशन जो है उसका अस्थायी रूपरेखा बनने में कठिनाइयां कम होंगी, और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ये समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्पन्न नहीं होगी और टीचिंग ढंग से हो पाएगा। इस तरह प्राथमिक हम लोगों ने देखा प्राथमिक एजुकेशन में। अब माध्यमिक एजुकेशन जो है 14 साल से 16 साल वर्ष तक के लिए है। ये 9वीं क्लास और 10वीं क्लास इसके अंतर्गत आते हैं। इनके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार इन्होंने उद्देश्य ये रखा कि प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास किया जाना चाहिए, व्यवसायिक कुशलता का विकास किया जाना चाहिए, व्यक्तित्व विकास किया जाना चाहिए और नेतृत्व का विकास किया जाना चाहिए। इन चारों क्षेत्रों का मूल रूप से उद्देश्यों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे नागरिक, कुशल नागरिक और उनका व्यक्तित्व जो है ढंग से निखर सके। इस तरह के उद्देश्य निर्धारित किए गए। आगे कोठारी आयोग ने 4 राष्ट्रीय लक्ष्य की बात भी कही है कि इन लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय। पहला है उन्होंने रखा शिक्षा को उत्पादन से जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीयता एकता को बढ़ाना और शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की गति को तीव्र करना, शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिकता, सामाजिक और नैतिक विकास करना। तो ये जो कोठारी आयोग ने अपनी बात कही, खास करके माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां उस समय दिख रही थी, उन कमियों को देखते हुए उन्होंने इन माध्यमिक स्कूलों के लिए उद्देश्यों का निर्माण किया कि ये होने चाहिए, ताकि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो कठिनाइयां हैं वर्तमान में, उस समय 1953 के समय, 52 के समय, तो वो जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का काफी निदान किया जा सकता है।
आगे इन उस समय के लिए जो पाठ्यक्रम उन्होंने कहा वो इस तरह से है। कोठारी आयोग ने उस पाठ्यक्रमों के लिए विकास करते हुए 1966 में जो बात आगे कही है माध्यमिक शिक्षा के लिए कोठारी आयोग ने भी कही। कोठारी आयोग एक ऐसा आयोग था जिसने प्री प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक की बात कही थी। तो कोठारी आयोग ने यह कहा कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी 9th और 10th में ही 3 लैंग्वेज की बात कहेगी। प्रथम में तो रीजनल लैंग्वेज उनका हो ही हो, द्वितीय में उनकी राष्ट्रभाषा तो है ही है हिंदी, ये माध्यमिक में चला आ रहा है। एक तृतीय भाषा के रूप में इंग्लिश का या आधुनिक का जो भी है 3 भाषाओं का प्रावधान किया गया। और गणित, विज्ञान एवं इतिहास, भूगोल और नागरिक कला एवं कार्य अनुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की बात रखी थी। इसी तरह एनसीईआरटी के द्वारा भी 1988 में जो 3 लैंग्वेज को समर्थन दिया गया और विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ तत्कालीन भारत कार्य अनुभव, कला शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की भी बात कही गई। तो कैरिकुलम के निर्माण में इन विषयों को शामिल किया गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए जो समस्याएं जो थी उत्पन्न वो इस तरह से थी, आज भी वर्तमान में उत्पन्न है, जो हम आजकल देख रहे हैं। पहला है शिक्षा का जीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं, यानी जो वास्तविक रूप में जो माध्यमिक शिक्षा में जो अध्ययन कराए जा रहे हैं सैद्धांतिक रूप से, उसका वास्तविक जीवन से किसी तरह से तालमेल नहीं खा रहा है। तो ये इस वजह से वो एक समस्या का रूप बन रही है। दूसरा है व्यवहारिक जगत का नगण्य ज्ञान, यानी जो हम जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो हमारे शिक्षा में नैतिकता की जो बातें हैं वो कम है। इसको अधिक प्रजातांत्रिक गुणों से सुसज्जित किया जाना चाहिए ताकि एक अच्छा नागरिक के निर्माण में जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको जो नगण्य है वो बढ़ाया जा सके। आगे है अध्ययन की रीतियां परंपरागत, यानी जो हम मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं वो एक परंपरागत रूप से है, जो हमें आधुनिक काल में हमें जो प्रौद्योगिकी का या शिक्षा के क्षेत्र में जो चाहिए उस चीज को हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसे विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का अगला है शिक्षा का पाठ्यक्रम दोषपूर्ण होना, यानी जो हम शिक्षा का पाठ्यक्रम हम निर्मित किए हैं ये पाठ्यक्रम भी कहीं न कहीं पूर्णता नहीं है, यानी एक तरह से दोषपूर्ण है। एक हम अच्छा इंजीनियर तो बना लेते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बना लेते हैं, लेकिन एक मानव नहीं निर्मित कर पाते। अच्छा क्यों? कहीं न कहीं अधूरी है, यानी कहीं न कहीं ये पाठ्यक्रम कुछ न कुछ उसमें दोष है। इस तरह की विशेष चीजों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला है एक पक्षीय एवं संकीर्ण, छात्रों की रुचि के अनुकूल नहीं। ये जो माध्यमिक शिक्षा है एक तरफ से सरकार के द्वारा दी गई एक थोपी गई बात है, एक पक्षीय है जो कहीं न कहीं संकीर्ण है, इसको ब्रॉडर किया जाना चाहिए। छात्रों यानी लर्न सेंटर की जो बात कही है कि छात्रों की जो रुचि है उस रुचि को देखते हुए उसके अनुकूल जो शिक्षा है उसको उस पर दिया जाना चाहिए। तो ये है पांचवा। छठा है माध्यम, अंग्रेजी भाषा या भाषा का अनिवार्य होना। अब ये एक अंग्रेजी भाषा के लिए जो एम्फेसिस की बात हुई कि अनिवार्य किया जाना चाहिए, तो एक तरह से बच्चे पर एक दबाव ही हुआ लैंग्वेज के प्रति, ये भी एक माध्यमिक शिक्षा के लिए एक प्रॉब्लम बनी। दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा नीति, जो हम पॉलिसी अपना रहे हैं, जो हम आयोगों के आधार दिए गए सुझावों के हिसाब से जितनी हमने पॉलिसियां की हैं उन पॉलिसियों का कहीं न कहीं दोषपूर्ण रहा है। इससे माध्यमिक शिक्षा का हो या किसी भी प्राइमरी का हो, या कहीं न कहीं हम उसमें देख रहे हैं कि जो कानूनी प्रावधान करने में कुछ कमियां हुई हैं, उन प्रावधानों को संचालित या नियमबद्ध करने में मंत्रालय विभाग से हो या प्रशासनिक या किसी ने कहीं न कहीं उसको सही ढंग से नहीं निर्मित होने से असफल पूरा सफल नहीं हो पाया। तो ये जो चीजें हैं दोषपूर्ण शिक्षा की जो नीतियां रहीं वो एक तरह से माध्यमिक शिक्षा की समस्या के रूप में बनी। आगे है छात्रों की अधिक संख्या,
दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ रही है, पहले प्राथमिक स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों से संख्या जब माध्यमिक स्कूलों में आ रही है, तो ये जो संख्याएं जो बढ़ रही हैं छात्रों की दिन प्रतिदिन, ये छात्रों की संख्या का बढ़ना भी माध्यमिक शिक्षा में एक समस्या उत्पन्न कर रही है। उनके लिए संसाधन को जुटाना, उनके लिए इतने स्कूल नहीं खोलना, ये आर्थिक दृष्टि से कमी हो रही है। ये सारी चीजें छात्रों की जो अधिक संख्या बढ़ने से हो रही है, विशेष तौर से वो ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देने की बात। यानी बच्चे के जो एजुकेशन दी जा रही है माध्यमिक शिक्षा में, वो एजुकेशन जो है वो पाठ के कैरिकुलम में नैतिकता की बात को, कैरेक्टर वाली जो निर्माण की बात है, उसको विशेष ध्यान देने की बात है। अगला है माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान। यानी हम माध्यमिक शिक्षा की समाधान कैसे करेंगे, इसके लिए है विद्यालय का सुनियोजित विस्तार। यानी जो हम विद्यालय को विकसित कर रहे हैं, सुनियोजित ढंग से विस्तारित करें। ऐसा नहीं हो कि उनमें एक जगह एक स्कूल है तो उसके पास में जो स्कूल है उसमें जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें अस्वस्थता नहीं आनी चाहिए। उन प्रतियोगिता को एक आगे विकास की ओर देखा जाना चाहिए। तो इस तरह से विद्यालय को सुनियोजित विस्तार करना चाहिए, हर एक क्षेत्र में होने चाहिए, नियमित दूरी पर होनी चाहिए, ताकि बच्चे जुड़ सकें। पर्याप्त शिक्षक, इसके लिए पर्याप्त शिक्षक हों ताकि सभी स्कूलों में मिल सकें, शिक्षक उपलब्ध हों और शिक्षक बढ़े। फिर अगला है चुने हुए छात्रों की भर्ती। यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए एक विशेष तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए कि चुने हुए बच्चों की भर्ती की जानी चाहिए। अगला है संगठित परिवर्तन। यानी पूरा एक साथ एक रूपरेखा में परिवर्तन की जरूरत है। संगठित रूप से माध्यमिक शिक्षा के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको संगठित रूप से समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। आगे पांचवा है माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रमों का सुधार। जो हम पाठ्यक्रमों का सुधार कर रहे हैं, विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम दे रहे हैं, उसमें जो व्यवहारिक चीजें हैं, बच्चे के जीवन से संबंधित चीजें हैं, उनको भी समाहित किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में। अगला है छठा व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंध। हम जो प्रबंध मैनेजमेंट लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन कर रहे हैं, उनको आगे उनके जीवन के नवनिर्माण के रूप में देखा जाना चाहिए और उनके लिए विशेष तरह से प्रावधान किया जाना चाहिए, विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके अलावा भी एक सातवां है अन्य सुधार जो माध्यमिक शिक्षा के लिए जरूरी है। वो इस प्रकार से हैं, शिक्षकों का वेतन सही ढंग से हो, सेवा की शर्तों अच्छे से हो, उनमें किसी तरह का ऐसा ना हो कि शिक्षक उससे प्रभावित हो सके, उनकी शिक्षा प्रभावित हो। फिर चार दीवारियों का प्रबंध, यानी जो स्कूल में जो मैनेजमेंट चल रही है, उन मैनेजमेंट को ठीक ढंग से होना चाहिए। फिर आवश्यकता अनुसार विद्यालय की भवन की मरम्मत हो, भवन तो हो ही हो, उसकी आवश्यकता अनुसार रिपेयरिंग हो, ताकि नहीं तो भवन अगर खराब हो रहा है उससे भी एटमॉस्फेयर खराब होता है। फिर माध्यमिक शिक्षा में शिक्षालयों के लिए आवास की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्था का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्यालय में जो टूल्स उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पाठ्य सामग्री, टीचिंग सामग्री जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्याप्त सामग्रियों का उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही विज्ञान शिक्षा में प्रयोग शिक्षा की जो व्यवस्था है वो विशेष रूप से की जानी चाहिए, ताकि यहाँ पर विज्ञान के प्रति रुचि डेवलप हो और विज्ञान में वो अपना कैरियर बनाने के प्रति भी सोचें। तो ये भी किया जाना चाहिए। परीक्षा में मनमानी के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। प्राय हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों में कई जगहों पर इस तरह की धांधलियां पाई जाती हैं, भ्रष्टाचार है उसको परीक्षा में, तो इस तरह की चीजें जो हैं खत्म की जानी चाहिए। पूरे राष्ट्रीय लेवल पर एक तरह की जो प्रणाली परीक्षा की अपनाई जानी चाहिए। विशेष तौर से इस चीजों का माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान में देखा जाना चाहिए।